हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों। बहुत दिनों बाद हमारे और आपकी बिल्कुल नई मुलाकात, एक नई शुरुआत के साथ ठीक है होने जा रही है। नई नई जान पहचान हमारी और आपकी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आज। जल्दी जुड़ जाइए फटाफट सारे बच्चों, बिल्कुल जल्दी जुड़िए फटाफट भाई एक बार। ठीक है ठीक है, बहुत 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 बढ़िया। चलो भाई जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए। जो भी बच्चे 12th के हैं, जो भी बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं 12th एग्जाम का, बिल्कुल धुआंधार तरीके के साथ हर एक टॉपिक का बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा। हर एक चैप्टर को बिल्कुल विजुअल तरीके से बताया जाएगा भाई। ठीक है, जल्दी से फटाफट शेयर करिए क्लास को। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को, बिल्कुल गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। बहुत अच्छे तरीके से जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। बच्चों आज हम लोग सबसे पहले आपको सिलेबस बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है 12th में। जो बच्चे 12th के हैं, जिनका सब्जेक्ट जूलॉजी है, जंतु विज्ञान, ठीक है, आज उनको बिल्कुल पूरा सिलेबस बताएंगे। क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, कैसे कैसे आएगा, उन सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल्स बताएंगे, विजुअल बताएंगे। बिल्कुल बच्चों एक एक चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से करके जाइए। जितना पॉइंट मैं बोलूंगा उतना अपने दिमाग में सेट करिए, अपनी कॉपी में नोट करिए, सारी चीज बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करिए। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाला आप लोगों का भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई सभी को बिल्कुल गुड इवनिंग ऋषभ। ठीक है ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो भाई जल्दी शेयर कर दो फटाफट, एक एक चीज बिल्कुल विजुअल। ठीक है बच्चों, 12th के जो भी बच्चे, सभी बच्चों को बिल्कुल लगातार जोड़िए। जो भी बच्चे पूरे यूपी के, जो भी बच्चे एग्रीकल्चर के हैं, जो भी जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो जिनके जान पहचान के, सबको बिल्कुल ऐड करिए, जोड़िए, ताकि उनको भी ये पता चले कि आखिर में कृषि जंतु विज्ञान पढ़ने से क्या फायदा होता है। अगर आप कृषि की वर्ग के स्टूडेंट हैं तो आखिर में इससे आने वाले समय में भी क्या फायदा होने वाला आपको। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ तो लेते हैं 11th और 12th में एग्रीकल्चर, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि आगे चल के हम इसका क्या होने वाला, क्या इसका स्कोप है या नहीं है। तो बच्चों इन सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सारी चीज बिल्कुल डिटेल्स में बताई जाएगी, एक एक बिल्कुल पॉइंट आपको समझाया जाएगा कि आखिर में आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपने 11th और 12th एग्रीकल्चर से कर लिया तो क्या उसके स्कोप है या नहीं है। बहुत जबरदस्त बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा फील्ड चुना है बिल्कुल 11th और 12th एग्रीकल्चर लेकर के, क्योंकि आने वाला समय बिल्कुल एग्रीकल्चर के बिल्कुल बूम आने वाली, बिल्कुल धुआंधार तरीके से मजा बिल्कुल आने वाला बेटा। ठीक है, चलो भाई ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, ठीक है, मैं आयुष सर बायोलॉजी के नाम से, ठीक है, बायो के आज मैं आपको पूरा जूलॉजी, और आज के लेक्चर में आपको जूलॉजी, और कल के लेक्चर में, कल का जो नया लेक्चर होगा उसमें बच्चों मैं 11th का पार्ट बॉटनी के बारे में बताऊंगा, जो बच्चे 11th में होंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आपका सारा का सारा सिलेबस बताता हूँ कि कैसे आपको सिलेबस एग्जाम में कैसे आप लिखेंगे, और क्या क्या सिलेबस कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उन सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। पूरा डिटेल्स, पूरी विजुअल बच्चों पूरा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो बेटा स्टार्ट करते बिल्कुल। ठीक है भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग है। ठीक है भाई, चलो भाई, चलो बेटा बिल्कुल शेयर कर दो, एक बार जल्दी शेयर कर दो भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को फटाफट। बेटा यहाँ पे लिखा है आपके पास, सबसे पहला पॉइंट लिखा है कक्षा 12th का, यहाँ पे कक्षा 12th के बारे में बताएंगे, कृषि जंतु विज्ञान। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे। चलो क्लास को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, एक पॉइंट आगे, स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ठीक भाई, तो बेटा यहाँ पे क्या है, सबसे पहला पॉइंट, पहला बेटा जो हमें पढ़ना है, जिसके बारे में जो पहला चैप्टर आपके कृषि जंतु विज्ञान में दिया है, सबसे पहला चैप्टर, उसमें जो पहला अंतर आपको जानना है बच्चों, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। पहले पेज से पहले चैप्टर में जो आपका दिया गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ना है कि कृषि जंतु विज्ञान के बारे में क्या क्या है भाई। ठीक है, पहला यहाँ पे सजीव और निर्जीव में अंतर, पहला पॉइंट। दूसरा बच्चों लिखा अमीबा के बारे में, अमीबा जैसे जंतु द्वारा जीवित पदार्थ का अध्ययन, मतलब अमीबा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं जिसकी वजह से अमीबा सजीव होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ना, हमें पूरा विजुअल पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा डिटेल्स पढ़ते चले जाएंगे, मजा आता चला जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई जल्दी शेयर कर दो फटाफट, जल्दी से फटाफट, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगला सवाल, ठीक है बेटा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित के बाह्य आकार, स्वभाव तथा जीवन वृत्त का अध्ययन, इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, बहुत विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, इसके अंदर जाकर के क्या क्या चीजें होती हैं। इसके अंदर बेटा पहला पॉइंट क्या आएगा, का में कशेरुकी के बारे में, और दूसरा बेटा इसके अंदर आएगा क्या, कशेरुकी।
तो अकशेरुकी और कशेरुकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अकशेरुकी कौन होते हैं, कशेरुकी कौन होते हैं, उन सब के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, सबसे विधिवत तरीके से, ठीक है, ठीक है। केचुआ, रेशम का कीट और मधुमक्खी, इसके बारे में पूरा डिटेल्स हमको पढ़ना है, पूरा पढ़ाएंगे आपको। इसलिए किसी एक पक्षी तथा किसी एक स्तनधारी या गिलहरी या खरगोश के बारे में आपको बताएंगे। बेटा पक्षी के बारे में आपको इतना बता देंगे कि बिल्कुल पढ़ के आप मस्त हो जाएंगे, कुछ करना नहीं आपको। बेटा खरगोश और गिलहरी के बारे में इतना बताएंगे कि बिल्कुल आपका दिमाग खरगोश और गिलहरी की तरफ दौड़ेगा, बिल्कुल एकदम फास्ट दौड़ेगा। मतलब आपको यूपी कैडेट की एग्जाम बिल्कुल जो 12th के बाद देंगे एकदम क्लियर और क्लीन हो जाएगा यहीं से, बिल्कुल आज यहीं और अभी से बिल्कुल चीजों को समझिए केवल आप, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे चलते फटाफट, नेक्स्ट बेहतरीन, आगे देखते हैं बेटा क्या है, अगला क्या है हमारे पास। बेटा तीसरा जो हमारे पास है, तीसरा यहाँ लिखा निम्नलिखित की आंतरिक संरचना जैसे केंचुआ तथा खरगोश के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना है कि इनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे बेटा। और इसके अंदर बेटा क्या लिखा है, चौथे में स्तनधारी के अमाशय रुधिर की हिस्टोलॉजी, हमें पेट के बारे में पढ़ना है, अमाशय के बारे में पढ़ना है, रक्त के बारे में पढ़ना है, हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ना है, पूरा का पूरा यहाँ पे चौथे वाले में, ठीक है, चौथे वाले में। आगे लिखा बेटा चौथे के काम में, चौथे के खा में क्या है बेटा, पाचन तथा उत्सर्जन की क्रिया भी जानना हमें, मतलब पाचन क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, इन सब के बारे में भी हमें जानना है। पूरा सिलेबस हमें पढ़ना है बेटा, पूरा सिलेबस, कोई भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं बेटा, कोई भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं था भैया, कोई भी चीज एक एक बिल्कुल चीजें पढ़ेंगे भाई, ठीक है बेटा। अमीबा कट गया है भले, पर हम अमीबा पढ़ाएंगे आपको ताकि आपको नॉलेज भी हो जाए। नॉलेज होना बेटा जरूरी है, आज के समय में नॉलेज बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। हम कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, सब चीज पढ़ाएंगे आपको ताकि आप बिल्कुल एक होनहार व्यक्ति की तरह बिल्कुल निखर के सामने आए, ठीक है बेटा, बिल्कुल एक एक चीज विधिवत, ठीक है, बिल्कुल कुलदीप बेटा, बिल्कुल कुलदीप, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, ठीक है बेटा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगले सवाल बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, पांचवा सवाल, पांचवा जो पेपर होगा पांचवें सवाल में बेटा यहाँ पे लिखा का अनुच्छेद 2 के अंदर जंतु का वर्गीकरण, ठीक है भाई, इसको भी पढ़ लेंगे कि जंतु का वर्गीकरण कैसे कैसे करेंगे, हम क्या क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी में खा, ये तो का हो गया, खा हो गया, गा में यहाँ पे मानव आनुवंशिकी का प्रारंभिक ज्ञान, बेटा जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और जेनेटिक्स हमें सिखाती है कि कैसे हमें क्या करना है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे भाई। मानव आनुवंशिकी के बारे में पूरा अच्छे तरीके से डिटेल्स में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। तीसरा लिखा है कोशिका विभाजन का महत्व, बेटा कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के बारे में भी हमें पढ़ना है विधिवत तरीके से, एक एक तरीके से, मजा आ जाएगा बिल्कुल पढ़ के बेटा, एक एक चीज पढ़ेंगे, दिमाग खोल के रख देंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा बिल्कुल भाई, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट, ठीक है बेटा, उसको आपको पढ़ना नहीं है, जो 30% सिलेबस आपका कटा है उसको आपको पढ़ना नहीं है, बट बेटा मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि अगर आप कभी कंपटीशन के लिए एग्जाम में बैठे तो वो सवाल आपके दिमाग में चल जाए। मतलब आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो केवल बोर्ड की तैयारी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, आपका फ्यूचर भी बनाऊंगा मैं। आने वाला जो समय होगा 12th के बाद जब आप यूपी कैडेट ICR BHU की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये गारंटी मेरी है। तो ताकि 12th के बाद ही आपका सिलेक्शन हो, जब आप कभी कानपुर आइए, तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी आइए तो 12th के बाद ही अपना सिलेक्शन लेकर के जाइए। आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, इतनी गारंटी नहीं, दावा विश्वास के साथ बोल रहा हूं बेटा, ठीक है भाई, बिल्कुल जुड़े रहिए भाई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, सब बताएंगे बिल्कुल, सर बताएंगे, सब बताएंगे बेटा। तो भाई अगला सवाल क्या लिखा है यहाँ पे, देखो जरा, इसके अंदर पढ़ना है सजीव निर्जीव के लक्षण बताएंगे, तो मैंने बता दिया। दूसरा संघ प्रोटोजोआ के बारे में, अमीबा के बारे में पूरा बताऊंगा आपको। तीसरा संघ एलिडा के बारे में पूरा अच्छे तरीके से, जिसमें केचुआ था उसके बारे में बताऊंगा। और चौथा संघ आर्थ्रोपोडा, इसके बारे में पूरा दीमक बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। आर्थ्रोपोडा बेटा रेशम का कीट पढ़ेंगे और मधुमक्खी और दीमक के बारे में पढ़ लेंगे, उसके पालन के बारे में पढ़ लेंगे, कैसे कैसे इसको पाला जाता है, इसको पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा ये, ठीक है भाई, ठीक भाई, बिल्कुल खत्म हो जाएगा बेटा, बिल्कुल परेशान मत होइए, एक एक चीज बिल्कुल खत्म कर देंगे। आप यकीन और विश्वास और भरोसे के साथ जुड़े हैं। तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी दावा करके करती है कि हर बच्चा जो हमारे साथ जुड़ेगा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग डेडिकेशन के साथ एक एक लाइन, एक एक चीज आपको बताएंगे,
आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा, कोई स्कैम नहीं होगा। ये मेरा दावा है, ये पूरी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी टीम का दावा है कि सारी चीज आपको बताई जाएगी, आपको रास्ते में नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि बेटा जब कोरोना चल रहा था तो हम लोगों ने बच्चों के साथ डट करके बहुत मुकाबला किया, बच्चों ने हमारा साथ दिया, हमने बच्चों का साथ दिया। बच्चे आज बिल्कुल हर यूनिवर्सिटी में हैं, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के सारे बच्चे हर यूनिवर्सिटी में बिल्कुल पढ़ रहे हैं। और आज वो सोचते हैं कि कोरोना में किसने साथ दिया, हम लोगों ने साथ दिया था बेटा, और कोई नहीं। ठीक है भाई, चलो भाई बिल्कुल पढ़ा देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। सुजीत कुमार बेटा पढ़ा देंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना। विश्वास से दुनिया चलती है, अगर आप मेरे पर विश्वास करेंगे तो आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, एक विश्वास है। हमारा आपका संबंध एक विश्वास का है और कुछ भी नहीं। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं, बट ये विश्वास है कि कोई बच्चा बिना पढ़े रह न जाए। मतलब कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते पैसे के वजह से, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने ठाना है बिना पैसे को हर गरीब बच्चों को पढ़ाना है। ये हमारा वादा नहीं, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी टीम का वादा है, तिवारी सर का वादा है, आयुष सर का भी वादा है। सारी टीम बिल्कुल लगेगी आपके साथ, कोई बिल्कुल सिलेबस छूटेगा नहीं, पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाया जाएगा, ये दावा है। ठीक भाई, बिल्कुल पढ़ाएंगे, परेशान ना हो बेटा, सब पढ़ाएंगे। चलो भाई अगला बेटा, खरगोश के बेटा भोजन और पाचन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। खरगोश हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे विधिवत। खरगोश परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे बेटा, जहां पे रक्त के बारे में पढ़ेंगे हम लोग पूरा डिटेल्स में अच्छे तरीके से। खरगोश के उत्सर्जन तंत्र के बारे में बेटा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा बिल्कुल। जब पढ़ाएंगे आपको एक एक चीज खोल के बताएंगे और मजा आएगा। अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, आज हमारी और आपकी पहली मुलाकात है, पहली जान पहचान है बेटा। तो पहली जान पहचान में थोड़ा सा एनर्जी के साथ बिल्कुल रहिए, कॉन्फिडेंस, विश्वास। बेटा अगला पक्षी वर्ग बेटा हम लोग कबूतर के बारे में पढ़ना है, कबूतर हमारे सिलेबस में, उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। बेटा अगला लिखा मानव आनुवंशिकी प्रारंभिक ज्ञान, जेनेटिक्स के बारे में बच्चा ऐसा पढ़ा देंगे बिल्कुल घूमोगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक भाई, मजा आएगा बेटा, बिल्कुल मजा आएगा। बेटा आलोक कुमार वर्मा बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है भाई, अगला कोशा विभाजन के बारे में पूरा बेटा पढ़ाएंगे, कोश का विभाजन पढ़ाएंगे, मजा आएगा। ये सारा बेटा आपका सिलेबस में बता रहा हूं, अभी तो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, सिलेबस बता रहा हूं बेटा। अभिषेक चौधरी जी बिल्कुल धन्यवाद। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बेटा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस है तो ही सब कुछ है बेटा, बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है, बिना कॉन्फिडेंस के। चलो भाई देखते जरा यहाँ पे क्या लिखा बेटा। आज का बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला सवाल, ध्यान से बेटा हमारी बात सुनिएगा। बेटा बिल्कुल आप लोग कमेंट मत करिएगा, केवल हमारी बात को सुनिए ध्यान से, आज मैं क्या बता रहा हूं आपको। ठीक है, पहला सवाल बेटा, पहला सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पहला सवाल, फर्स्ट सवाल बेटा, क्या सवाल पूछा जाएगा यहाँ पे ध्यान सुन लीजिए, क्या लिखा है पहला सवाल। ठीक है भाई, दो ध्यान से समझ लें। ठीक है बेटा, प्रश्न 1, सजीव और निर्जीव की वृद्धि में क्या मुख्य अंतर होता है। बेहतरीन सवाल है बिल्कुल, कि आखिर में सजीव और निर्जीव के बारे में आप कैसे बताएंगे एग्जाम में, कैसे आप बताएंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि सजीव निर्जीव क्या है। आइए देखते हैं आपको क्या बताते हैं, जरा स्लाइड में चेंज करता हूं, आपको बता रहा हूं क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक भाई, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अभी क्लास को बता रहे हैं। सवाल मेरा ही भाई, सवाल नोट कर लो बेटा, सवाल नोट करिए। सजीव तथा निर्जीव की वृद्धि में क्या अंतर है, कैसे आप पहचानेंगे सजीव और निर्जीव क्या होता है। एक एक चीज आपको बताने जा रहा हूं बेटा, बिल्कुल समझ लेना ध्यान से, मजा आ जाएगा। सवाल लिख के चले आओगे, मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई क्या है भाई, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सजीव, पहला पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा सजीव, यहां समझना बेटा। सजीव को बेटा हम लोग लिखते हैं लिविंग, क्या लिखेंगे, लिविंग लिखते हैं। जो सजीव होता है उसे लिविंग बोलते हैं बेटा, जो दूसरा होता है उसे बोलेंगे निर्जीव, क्या बोलेंगे, निर्जीव। बहुत ही बेहतरीन चीज, निर्जीव को बेटा हम लोग लिखते हैं नॉन लिविंग, क्या बोलेंगे बेटा, नॉन लिविंग के नाम से जाना जाता है, नॉन लिविंग। बेटा अंतर क्या होता है समझ लीजिए ध्यान से। पहला जो डिफरेंस होता है, ऐसा बोला जाता है कि जो भी सजीव चीजें होती हैं, जो भी सजीव चीजें होती हैं बेटा, उनके अंदर बेटा सबसे पहली बात, जो ग्रोथ होगी, जो वृद्धि होगी, वो हमेशा शरीर के अंदर होगी, शरीर की इंटरनल साइड होगी, शरीर के भीतर होगी, कभी बाहर नहीं होगी।
जो भी वृद्धि होगी सजीव के अंदर। दूसरी पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट सबसे जरूरी है, मतलब मैंने बोला बेटा जो सजीव होगा इसमें जो वृद्धि होगी, इसके शरीर के अंदर जो वृद्धि होगी वो कहां होगी बेटा, अंदर की साइड होता है, हमेशा इंटरनल की तरफ होता है, अंदर की साइड होता है। पहला सवाल, पहला अंतर सबसे बड़ा बेटा। लेकिन जो निर्जीव होगा इसके अंदर बेटा जो वृद्धि होगी, इसके अंदर बेटा जो ग्रोथ होगी, ग्रोथ को अंग्रेजी में हिंदी में वृद्धि बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ग्रोथ बोलेंगे। बेटा जो वृद्धि होगी वो हमेशा और हमेशा बाहर की साइड होती है, एक्सटर्नल मीडियम में होगी, बाहर की साइड होती है। अब कैसे समझोगे इसको, जैसे बात को समझो बेटा। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये पहाड़ बना दिया, ये हमने क्या बना दिया बेटा, एक पहाड़ बना दिया, एक पहाड़ बना दिया बेटा, हमने क्या बनाया, पहाड़, माउंट बना दिया, माउंटेन बना दिया। अब बात को समझो, अगर सपोज दैट हुआ क्या, जो भी धूल उड़ेगी, जो भी कचरा उड़ेगा वो हमेशा पहाड़ के सबसे ऊपरी वाले भाग पर आके बैठेगा, हमेशा इसके ऊपरी वाले भाग पे आके बैठेगा, हमेशा इसके ऊपरी वाले भाग पे आके बैठेगा। तो आप ये सोच के बताओ, जो कचरा या धूल जो उड़ा, क्या वो पहाड़ के अंदर गया कि पहाड़ के ऊपर आया भैया, पहाड़ के ऊपर आया। तो बेटा बोला था जो पहाड़ होता है वो निर्जीव है, हमेशा उसके ऊपर जो धूल गर्दा बैठेगा, जो मिट्टी आके डिपॉजिट होगी, जो इकट्ठा होगी, हमेशा इसके ऊपर ही होगी, कभी अंदर तो जाएगी नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, जो निर्जीव होगा उसके अंदर जो वृद्धि होगी हमेशा बाहर होगी, कभी अंदर नहीं होगी। पहला डिफरेंस। दूसरा बेटा क्या होता है, यहाँ पे जो है लिखा वृद्धि अंदर के साइड। जैसे मान लो हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी, सजीव जो होते हैं, जो सजीव है, देखो बेटा, जो आप खाना खाते हैं, जो मांस आपकी बॉडी के अंदर बढ़ती है, क्या वो इस त्वचा के बाहर आती है कि उसकी त्वचा के अंदर आती है? बेटा त्वचा के अंदर ही बढ़ती है, याद कर लेना बेटा। हमेशा सजीव के अंदर वृद्धि बेटा अंदर होगी, अंदर मतलब इस साइड यहां पर वृद्धि होती है। किसी भी कोशिका के अंदर वृद्धि होगी, कभी भी कोशिका के बाहर वृद्धि नहीं होगी बेटा, ये बात आपको समझना है। हमेशा कोशिका के अंदर वृद्धि होगी, मतलब इस त्वचा के अंदर होगी, मांस जो बढ़ेगी वो अंदर साइड बढ़ेगी, कभी बाहर नहीं आएगी। तो बेटा सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सजीव और निर्जीव में। सजीव में बेटा वृद्धि अंदर की साइड होती है, निर्जीव में बेटा वृद्धि कहां पे होगी, बाहर की साइड। सबसे बड़ा डिफरेंस। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले आप ये बताओ, बताओ भाई, बताओ तो बेटा इतनी बात हमारी समझ में आई कि नहीं है? एक बार जरा यस तो बोल दो भाई। आज पहली मुलाकात है बेटा, एक बार मुस्कुरा के बिल्कुल सभी बच्चे झमाझम बोल दो भाई। वीडियो लाइक कर दो बेटा, शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। एक बार बेटा बस कॉन्फिडेंस के साथ जुड़िए, मजा आएगा बिल्कुल। एक एक चीज बिल्कुल समझाऊंगा। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं है, पहले ये बताओ, बताओ बेटा, ठीक है? चले भाई आ गया, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट समझो बेटा, दूसरा पॉइंट बिल्कुल समझो बेटा। दूसरा पॉइंट ध्यान से, हमने बोला बेटा क्या बोला, दूसरा पॉइंट बेटा जितने भी सजीव होंगे, जितने भी सजीव, अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा है, जितने भी सजीव होंगे बेटा उन सभी सजीव के शरीर के अंदर, उन सभी सजीव के अंदर बेटा क्या होगा, ऐसे ऐसे कर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। सजीव के अंदर बेटा, सजीवों के अंदर बेटा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जितनी भी सजीव कोशिका होगी, जितनी भी सजीव कोशिका होगी बेटा उनके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। सजीव के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। लेकिन बेटा क्या पहाड़ के अंदर क्या कोई कोशिका द्रव्य पाया जाएगा? नहीं बेटा, पहाड़ एक एग्जाम्पल है। क्या जो मोटर गाड़ी है, जो आपके घर में चेयर है, जो कुर्सी है, जो कार है, क्या उसके ऊपर क्या उसके अंदर कोई कोशिका द्रव्य पाया जाएगा? नहीं बेटा। क्या गाड़ी के अंदर, मोटर के अंदर, तख्ता के अंदर, पलंग के अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो मृत है, निर्जीव है, उनके अंदर कोई जीव नहीं है। बट बेटा हमारे अंदर, घोड़ा के अंदर, गधा के अंदर, भैंस के अंदर, बंदर के अंदर जो सजीव है सबके अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, सभी के सभी कोशिकांग पाए जाएंगे बेटा, सभी के सभी कोशिकांग पाए जाएंगे। तो जिसके अंदर कोशिकांग पाया गया बेटा वो सजीव कहलाएगा, जिसके अंदर कोशिकांग नहीं पाया जाएगा बेटा वो निर्जीव कहलाएगा। सोच के देख लो बेटा, सारी पॉइंट बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल विजुअल बता रहा हूं, सबको जोड़ दो बेटा, सबको बिल्कुल बोल दो कि आ जाए। अब इससे बड़ा बिल्कुल तांडव नहीं चलेगा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल अब की बार किसी भी बच्चे का बिल्कुल 12th या बोर्ड का एग्जाम नहीं छूटेगा, उसके पहले सारा सिलेबस कराया जाएगा धुआंधार।
बताओ बेटा, इतनी बात समझ आई? तो बेटा निर्जीव सजीव में सबसे बड़ा अंतर है, निर्जीव में वृद्धि हमेशा बाहर होगी, सजीव के अंदर वृद्धि अंदर होगी। निर्जीव के अंदर बेटा कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाएगा, निर्जीव के अंदर कोई कोशिकांग नहीं पाया जाएगा, निर्जीव कभी गति नहीं करेगा, गति करेगा तो किसी सजीव के द्वारा कराया जाएगा। सजीव के अंदर बेटा गति होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सभी के सभी कोशिकांग पाए जाएंगे, इसके अंदर जनन भी होगा। बेटा जहां सुन लो, सजीव के अंदर बेटा जनन भी होता है, जनन भी होता है। बट बेटा कभी क्या मोटर गाड़ी के अंदर जनन होता है? आप बताओ, अगर मोटर गाड़ी के अंदर जनन होता तो दूसरी मोटर गाड़ी खरीदनी क्यों पड़ती? दूसरी कार अगर कुर्सी के अंदर जनन होता तो कुर्सी दूसरी हमें खरीदनी क्यों पड़ती? तो बेटा निर्जीव के अंदर कभी भी कोई जनन नहीं होगा और सजीव के अंदर बेटा जनन होगा, ये बात आप समझते हैं? ठीक है भाई, तो कभी भी अगर जनन होगा तो सजीव के अंदर, न जनन नहीं होगा तो निर्जीव कहलाएगा। बताओ बेटा, ठीक है? बिल्कुल बेटा, बात बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जो मिट्टी का ढेर बैठेगा, जो मिट्टी बेटा आएगी वो हमेशा उसके बाहरी सरफेस पर आएगी, बाहरी सतह पर आके बैठेगी पहाड़ के ऊपर। ध्यान रखना, कुर्सी हो गई, कुर्सी के ऊपर मिट्टी बाहर आके चिपकेगी, मेज हो गया उसके ऊपर मिट्टी आके बाहर चिपकेगी, तो हमेशा मिट्टी की तह उसके ऊपर लगेगी, ना तो उसके अंदर जाएगी। ध्यान रखना, हमारी बात को समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? जो भी मिट्टी, जो भी तमाम सारा कूड़ा कचरा, जो भी आप समझो, वो हमेशा बाहर जाके चिपके, अंदर ना जा पाए, वो बेटा बाहरी वृद्धि कहलाएगी। जो अंदर जाएगा उसे आंतरिक वृद्धि कहलाएगी। तो हमेशा कुर्सी के ऊपर, मेज के ऊपर, तख्त के ऊपर, दरवाजा के ऊपर जो मिट्टी चिपकेगी, जो बसेगी, उसके ऊपर ही सरफेस पे जाएगी। ठीक है भाई? तो हमेशा निर्जीव, बस इतना समझो, निर्जीव के ऊपर हमेशा वृद्धि जो भी चीजें होंगी वो बाहर की साइड, सजीव के अंदर अंदर की साइड। बताओ बेटा, हमारी बात समझ नहीं आई? बताओ भाई बेटा, बिल्कुल सही। किसी ने बोला सैड होना, सैड वो बोल रहा है ट्री लिविंग है बट वृद्धि बाहर की ओर होती। भैया पौधों के अंदर वृद्धि बाहर नहीं होती बेटा, वो अंदर की साइड होती है, ये आपको पता नहीं है। अभी जब आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आपने 11th में तो बॉटनी पढ़ी होगी लेकिन आपने पढ़ा नहीं लगता है बेटा, पौधों के अंदर भी वृद्धि अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती। यही तो खास बात बेटा, उसमें भी वृद्धि अंदर होती है। मैंने बोल दिया सजीव जितने भी हैं सबके अंदर वृद्धि अंदर होगी, निर्जीव के अंदर वृद्धि बाहर होगी, बस काम खत्म हो गया। चलो भाई, ये पहला पॉइंट आपका बताओ, समझ आया नहीं है? बेटा टेलीग्राम, जो भी बच्चे जुड़े हैं सब टेलीग्राम पे चले जाइए, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर। वहां पर आपको सारा पीडीएफ नोट्स सब मिलेगा, सब भी मिलेगा, आप बिल्कुल नोट्स बनाते रहो भाई। ठीक है भाई, सब भी मिलेगा। चलो भाई आगे देखते हैं बेटा, हमारे पास दूसरा सवाल यहाँ पे लिखा है। अच्छा, इसका आंसर देखो भैया, सजीव में आंतरिक तथा निर्जीव में बाह्य वृद्धि होती है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियरली आंसर आपके पास क्लियर मिल जाएगा बेटा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल, नेक्स्ट बेटा दूसरा सवाल हमारे पास है। क्या लिखा भाई? लिखा प्रश्न 2। लिखा बेटा प्रश्न 2 में बहुत अच्छा सवाल लिखा है। लिखा भ्रौणकी किसे कहते हैं? भ्रौणकी मतलब बेटा क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? एम्ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई बेटा, जब कभी कोई जनन होता है, बात को समझिए, मान लीजिए क्या हुआ, यहां पे हमने मेल लिखा, मेल को बेटा नर बोलते हैं, नर, और फीमेल को बेटा क्या बोलेंगे? मादा के नाम से जानते हैं। फीमेल को बेटा क्या बोलेंगे? मादा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मादा। बेटा यहाँ पे लिखा है भ्रौणकी, या क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं, कब बोलेंगे? बेटा समझो बात को, बहुत अच्छे समझ भाई। ठीक है बेटा, नोट्स आपको टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करिए, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, नोट्स वहां पे आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल। चलो भाई ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा है मेल और यहाँ लिखा है फीमेल, बात को समझिए बिल्कुल ध्यान से। बेटा मेल के अंदर क्या बनता है? नर युग्मक। मेल के अंदर जो बनेगा बेटा इसे बोलेंगे नर युग्मक। क्या बोलेंगे? नर युग्मक बोलेंगे। और मादा के अंदर बेटा जो युग्मक बनेगा उसे बोलेंगे मादा युग्मक। क्या बोलेंगे बेटा? मादा युग्मक बोलेंगे। बहुत ध्यान समझना बेटा, मादा युग्मक बोलेंगे। अब होता क्या बेटा, जब ये दोनों मिलेंगे, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे बेटा, तो n प्लस n हो जाएगा, और n प्लस n को बेटा क्या बोलेंगे? 2n। क्या बोलेंगे? 2n। बेटा पहली बार जो 2n बनता है, ये 2n, इसे बेटा बोलेंगे युग्मनज। क्या बोलेंगे? युग्मनज के नाम से जानते हैं। और बेटा युग्मनज को हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। बात समझो बेटा ध्यान से, जाइगोट। अब बेटा क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे समझो बात को ध्यान से, ठीक है।
ठीक है, चलो देखो जरा क्या है। अब क्या होगा बेटा, यही जो युग्मनज होगा ये बेटा क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को बेटा क्या बोलते हैं, भ्रूण के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलते हैं। बेटा होता क्या है, ये जो भ्रूण बनेगा, ध्यान समझो भाई बात को, जो भ्रूण बनेगा ये भ्रूण किसी मादा के शरीर के अंदर बनेगा। ये जो भ्रूण बनेगा मादा के शरीर के गर्भाशय के अंदर बनेगा। अब गर्भाशय के अंदर उसकी उत्पत्ति हुई, गर्भाशय के अंदर उसका पालन पोषण हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। जब गर्भाशय की मादा के अंदर युग्मनज या जाइगोट या एम्ब्रियो का उत्पत्ति हुई, वहीं पर उसका पालन पोषण हुआ, उसे न्यूट्रिशन दिया गया और वहीं से उसका विकास चालू हो गया। तो इसे बेटा क्या बोलेंगे, भ्रूणकी बोलेंगे या एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। तो किसी भी भ्रूण का मादा शरीर के गर्भाशय के अंदर उसका उत्पत्ति, उसका विकास, उसका पोषण जब तक होता रहेगा, इस पूरी प्रक्रिया को बेटा हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी या उसे भ्रूणकी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, भ्रूणकी। क्या बोलेंगे बेटा, भ्रूणकी। ठीक है बेटा, भ्रूणकी के नाम से जानते हैं। याद रखना बेटा, ये जो भ्रूण होता है ये भी बेटा 2n होता है। 2n को बेटा क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं द्विगुणित के नाम से जानते हैं बेटा। क्या बोलेंगे, द्विगुणित या उसे डिप्लॉयड बोलते हैं। द्विगुणित या डिप्लॉयड, ये भी याद करना है कि जो भ्रूण होता है बेटा ये द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है। ऑब्जेक्टिव जो आते हैं बहुविकल्पी, जो प्रश्न उत्तरी, जो एक एक क्वेश्चन आते हैं, ये सवाल पूछ सकता है कि बताओ जो भ्रूण होता है वो n होता है कि 2n। जो युग्मनज होता है बेटा ये कैसा होता है आपका, 2n होता है। जो युग्मक होता है बेटा वो आपका कैसा होता है, आगुणित होता है। कैसा हो गया बेटा, आगुणित होता है। आगुणित मतलब क्या हो गया, n हो गया। ये सारे सवाल आप एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो भ्रूणकी किसे बोलेंगे बेटा, जब निषेचन के बाद पहली बार जो भ्रूण मादा के गर्भाशय में बनता है, उस गर्भाशय के अंदर जो उसकी उत्पत्ति हुई, जो उसका पोषण मिला, जो उसका सेवा सत्कार किया जा रहा है, तब तक लेकर के जब तक वो बाहर नहीं आ जाता उसको बेटा क्या बोलेंगे, भ्रूणकी या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। बेटा हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ तो बेटा, इतनी बात हमारी समझ में आई कि नहीं आई, पहले आप ये बता दो। बताओ भाई, श्यामू कुमार, अरविंद पाल, आलोक कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार, अनिकेत सिंह, बता दो बेटा। सुदांशु बताओ भाई, बताओ तो बेटा, सभी को समझ आया कि नहीं है, फटाफट जल्दी बताइए। बता दो बेटा फटाफट सभी लोग जल्दी से। चलो भाई जल्दी बताइए फटाफट, सबको समझ आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो आइए देखते हैं जरा क्या इसका आंसर है। फटाफट देखिए जरा क्या आंसर बेटा। बेटा यहाँ लिखा देखो जरा क्या लिखा है, आंसर भी नोट कर लीजिए। लिखा है भ्रूणकी किसे बोलेंगे, इसी बेटा बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणकी के नाम से जानते बेटा, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणकी। लिखा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भ्रूण की रचना, उत्पत्ति और परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है उसे भ्रूणकी कहलाती है। वो भ्रूणकी कहलाता, भ्रूणी कहलाता है। बात याद रखना, मैंने आपको सारा पॉइंट बता दिया कैसे भ्रूण बनता है। जब भ्रूण गर्भाशय में जाता तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और वहां पर उसका भ्रूण की रचना कैसे बनी, उत्पत्ति कैसे हुई, उसका परिवर्धन कैसे हुआ, कैसे वो आगे बड़ा हुआ, उन सभी चीजों के बारे में जानना बेटा भ्रूणकी या एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। भ्रूणकी या एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा क्या हमारे पास। नेक्स्ट सवाल बेटा, तीसरा सवाल हमारे पास है, प्रश्न नंबर 3। बेहतरीन सवाल बेटा आपके एग्जाम के लिए। बेटा लिखा जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई, ठीक है। तो बेटा जंतु विज्ञान जिसे बेटा क्या बोलेंगे, जूलॉजी। जो जूलॉजी होता है बेटा, जूलॉजी के बारे में पूरा डिटेल्स में। और यहाँ पे बेटा क्या लिखा है, बॉटनी, ठीक है, बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी बेटा इसे बोलेंगे जंतु विज्ञान, इसे बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। बेटा जंतु विज्ञान के बारे में सबसे पहली बार बेटा अरस्तु साहब ने, अरस्तु एक साइंटिस्ट थे अरस्तु, उन्होंने इनके बारे में पूरा डिटेल्स बताया था। और दूसरा बेटा जो वनस्पति विज्ञान थे उनका नाम था बेटा थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था बेटा, थियोफ्रेस्टस नाम था
ये बात आपको याद करके जाना, थियोफ्रास्टस। बिल्कुल एक एक नंबर का सवाल आपके दिमाग में आ गया, छप गया। आप याद कर लीजिए कि जंतु विज्ञान के जनक बेटा अरस्तु कहलाते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक बेटा थियोफ्रास्टस कहलाते हैं। सवाल बिल्कुल एक लाइन का आप लिख के चले आएंगे, नंबर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। चलो भाई बेटा आलोक पांडे सब पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हाँ बिल्कुल बेटा, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, बिल्कुल सही, जंतु विज्ञान, ठीक है सारा बिल्कुल। सुजीत कुमार बेटा बिल्कुल। बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डेली क्लास अब चलेगी। एक भी ऐसी क्लास नहीं हुई जिस दिन आपको क्लास ना मिले। हर दिन इवनिंग के टाइम, शाम के टाइम आपको क्लास मिलती रहेगी। कल हमारी क्लास बेटा 11th की है, 11th की। कल बच्चों जरूर जुड़ना हमारे साथ। जो 12th के बच्चे हैं वो हमारी क्लास डेली करें, जरूर करें, क्योंकि बायोलॉजी का बड़ा रोल है। क्योंकि जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो जरूर आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी 11th और 12th दोबारा। तो एक बार बेटा आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। कल फिर मेरी क्लास होगी शाम 7:15 पे। कल फिर मैं लाइव आऊंगा 11th का लेकर के, बॉटनी का, उसको भी एक बार आप पढ़िए क्या होता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो बेटा ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बेटा क्या है मेरे पास। दो जरा इसका आंसर क्या भाई, यहाँ पे आंसर देखते हैं क्या है, आंसर देख लेते बेटा। ठीक है बेटा, आंसर यहाँ पे लिखा है कि अरस्तु को जंतु विज्ञान और थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। बेटा याद कर लीजिएगा, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिया मैंने। जंतु विज्ञान के जनक बेटा अरस्तु हैं, वनस्पति विज्ञान के बेटा जनक कौन है, थियोफ्रास्टस कहे जाते हैं। बेहतरीन सवाल, बिल्कुल शेयर कर दो बेटा, एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट, एक बार शेयर कर दो बेटा, बिल्कुल फटाफट। एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार, बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं भाई, एक भी बच्चा बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। एक बार लाइक कर दो बेटा, वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बेटा, एक बार जरूर बिल्कुल कर दो फटाफट भाई, एक बार जल्दी लाइक कर दो सभी लोग, ठीक है दिल से बिल्कुल। चलो भाई अगला सवाल मैं देखता हूं क्या लिखा बेटा। बेटा लिखा है प्रश्न नंबर 4, यहाँ पे लिखा है, बेहतरीन सवाल है प्रश्न नंबर 4 में। ठीक है बेटा, जंतु स्वपोषी नहीं होते, कारण लिखिए। अब इसका कारण आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, सोच के देखो बेटा। जंतु स्वपोषी नहीं होते, इसका कारण एग्जाम में आप कैसे लिखोगे। आप अगर आप मेरी बात को सुन लेंगे तो एग्जाम में लिख लोगे आप बहुत अच्छे तरीके से। ठीक भाई, कल बिल्कुल मेरे साथ बेटा जुड़ जाना, बिल्कुल जरूर जुड़िए। आप मेरी क्लास करो, बिल्कुल जो भी पढ़ाया जाए, जूलॉजी बॉटनी सब पढ़ो बिल्कुल धुआंधार तरीके से। समझो बात बेटा मैं क्या बता रहा हूं। बेटा यहाँ लिखा है जंतु स्वपोषी नहीं होते, कारण लिखिए। अब बात को समझिए बेटा, मैं आपको एक चित्र बनाने जा रहा हूं और आप चित्र को समझिए जरा ध्यान से। क्या मैं बनाने जा रहा हूं बेटा, आपको पता है कि जो जंतु होते हैं उसके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता। पहला सवाल ये है, पहला आंसर बेटा, जो जंतु होते हैं उनके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता। जिसके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाएगा वह कभी भी सूर्य के प्रकाश में अपने रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, और अगर रिएक्शन नहीं कर पाएंगे तो वो कभी भी अपना खाना सूर्य के प्रकाश में नहीं बना पाएंगे। बेटा हरित लवक का सारा काम है, क्योंकि जंतुओं के अंदर कभी भी हरित लवक नहीं पाया जाता, लेकिन पौधों के अंदर हरित लवक पाया जाता है। ये सवाल जानने का है कि आखिर हरित लवक जंतु के अंदर नहीं पाया गया तो जंतु क्या होते हैं, जंतु स्वपोषी या परपोषी। तो बेटा जंतु तो होते परपोषी हैं, क्योंकि हमारे अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता। सोच के देखो, हमारे अंदर हरित लवक नहीं पाया था। कोई भी जंतु आप सुन लो जो आपके दिमाग में आता हो, उन सभी के अंदर जो भी जंतु कहलाते हैं उनके अंदर हरित लवक नहीं पाया। केवल एक जंतु को छोड़ करके बेटा युग्लिना के अंदर बेटा हमेशा और हमेशा हरित लवक पाया जाता है। वही एक ऐसा जंतु है, वही एक ऐसा जानवर है। बेटा समझो बात को। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमने प्लांट बनाया, पत्ती बनाई। बात को समझो बेटा, ऐसे पत्ती हमने बनाई, ध्यान से बात को समझो भाई। हमने पत्ती बनाने जा रहे हैं बेटा, आपको पता अगर ये पत्ती हमने बनाई है, पत्ती अगर हमने बनाई है तो बिल्कुल ऐसी पत्तियां होती, बिल्कुल हरे कलर की बिल्कुल पत्तियां होती बेटा, बिल्कुल हरे कलर की होती, बिल्कुल ऐसे। आपने पढ़ा भी होगा, बता क्यों ना, समझिए बिल्कुल ध्यान से ऐसे करके। बेटा आपको पता है कि अगर ये पत्ती बनाई गई है तो इसी के ऊपर भैया क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट ऐसे पत्तियों के ऊपर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के ऊपर बेटा क्या होता है, पाया जाता है। और अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा बेटा, इसे बोलते हैं हरित लवक। इसलिए मैंने हरा बनाया है, इसे बेटा क्या बोलेंगे, हरित लवक।
और अगर हरित लवक पाया जाएगा तो बेटा क्या होगा, जो सूर्य देव होंगे, जो सूर्य भगवान होंगे, उनकी लाइट इसके ऊपर आएगी, और जब लाइट आएगी तो ये बेटा क्या करेंगे, अपने लाइट को क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे, और अवशोषित करने के बाद जो भी खाना पीना होगा वो सब बनाएंगे। तो बेटा पौधों के अंदर हरित लवक पाया जाता है, कभी भी जंतुओं के अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता, सबसे बड़ा डिफरेंस है, बात ध्यान रखना बिल्कुल। क्योंकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कौन लेता है बेटा, पौधे लेते हैं, कभी जंतु डायरेक्ट नहीं लेते। लेने का मतलब क्या है, हमारे अंदर उस सभी सूर्य के प्रकाश को लेने के बाद रिएक्शन करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन पौधों के अंदर रिएक्शन करने की क्षमता होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला करके ग्लूकोज बना लेते हैं, लेकिन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर के कभी ग्लूकोज नहीं बना पाते। ये सब बड़े बड़े डिफरेंस मैं बता रहा हूं बेटा स्वपोषी और परपोषी में, क्योंकि हम लोग परपोषी हैं और पौधे कैसे हैं, स्वपोषी। ठीक है, ठीक है भाई, हमारी बात समझ रहे हैं ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है भाई। चलो बेटा मैंने बता दिया यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है बेटा। जंतुओं में हरित लवक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, यूग्लिना को छोड़कर, बेटा बोलो यूग्लिना को छोड़कर, ध्यान रखना भाई। पौधों के अंदर स्वपोषी क्रिया होती है, वो अपना खाना बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पर जंतु नहीं बनाते, क्योंकि जंतुओं के अंदर बेटा हरित लवक नहीं पाया जाता, पौधों के अंदर हरित लवक पाया जाता है। यूग्लिना जंतु और पादप के बीच की कड़ी है। जंतु जो यूग्लिना होता है यह स्वपोषी और परपोषी दोनों होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो यूग्लिना होता है वह स्वपोषी भी है और यूग्लिना परपोषी भी होता है बेटा, यूग्लिना परपोषी भी होता है, बात ध्यान रखिएगा भाई। यूग्लिना परपोषी भी होता है बेटा, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई। बताइए हमारी बात समझ आई कि नहीं आई, फटाफट जल्दी बताइए। बताओ भाई, ठीक है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं बेटा क्या लिखा है। नेक्स्ट पांचवा नंबर सवाल, पांचवा नंबर सवाल हमारे पास बेटा क्या लिखा है, जीव के शरीर की संरचना का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बताओ बेटा क्या होगा, फटाफट जल्दी बताइए, जल्दी बताओ बेटा क्या होगा, फटाफट जल्दी बताइए। लिखा बेटा प्रश्न 5, जीव के शरीर की संरचना का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बेहतरीन सवाल बेटा, वन ऑफ द बेस्ट। आइए देखते हैं जरा क्या बोलेंगे इसे, आइए देखते हैं जरा क्या बोलेंगे, फटाफट बात तो समझो बेटा। यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बोला कि स्ट्रक्चर के बारे में आप कैसे समझेंगे, बहुत ध्यान समझिए बेटा क्या बोल रहा हूं। स्ट्रक्चर मतलब क्या बोलेंगे बेटा, संरचना के बारे में बोलेंगे, ठीक है। संरचना क्या बोलेंगे बेटा, संरचना के बारे में। बात तो समझो बेटा ध्यान से, मैंने बोला बेटा जैसे आप देखो, आप यहाँ पे खड़े, हम यहाँ पे खड़े हैं, बिल्कुल समझो ध्यान से। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कोई कहीं पे खड़ा है, आप देख करके बाहर से देख के बता देते हैं पंखा चल रहा है, कोई आदमी जा रहा है, कोई आदमी काला है, कोई आदमी गोरा है। तो अगर आप उसको देख करके बाहर से बता देते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आप देख करके बता देते हैं बाहर से ही उसकी संरचना को, तो बेटा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, मॉर्फोलॉजी के नाम से जाना जाता है भैया, मॉर्फोलॉजी। इसे बेटा बोलेंगे बाह्य आकारिकी के नाम से बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बाह्य आकारिकी बोला जाता है। मतलब किसी भी चीज को आप बाहर से देख करके बता दीजिए उसके आकार को, उसकी संरचना को, तो आप बोल देंगे वो कैसा बोलेंगे भैया, मॉर्फोलॉजी। अगर किसी भी शरीर की स्ट्रक्चर की किसी संरचना को आप बाहर से देख के बता देंगे बेटा, उसे क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। लेकिन यहीं पे दूसरा सवाल बनता है कि अगर आप उसके आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप उसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आंतरिक संरचना के बारे में बेटा, तो क्या बोलेंगे, उसकी अंदर की संरचना को। बेटा अगर आप लीवर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, किडनी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हृदय के बारे में पढ़ना चाहते हैं, फेफड़े के बारे में पढ़ना चाहते हैं, या किसी पौधे के अंदर जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, एधा के बारे में, मतलब पौधे के भी अंदर जा करके उसके स्ट्रक्चर को जानिए, अंदर जा करके, तो बेटा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बेटा एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, एनाटॉमी।
क्या बोलेंगे बेटा, एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। ये बात आपको याद रखना है बेटा ध्यान से। जैसे मार्फोलॉजी में आपने क्या बोला, पौधों में मान लो आपने क्या बोल दिया, जड़, आपने क्या बोल दिया, तना, आपने क्या बोल दिया बेटा, पत्ती, आपने क्या बोल दिया बेटा, पुष्प। आप इन सब चीजों को बाहर से ही देख के जान जाते हैं कि जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है। आप अंदर नहीं जाते, बाहर से देखिए, पौधा हरा है, आदमी गोरा है, आदमी स्मार्ट है, लंबा है, चौड़ा है, गाड़ी का कलर काला है, गोरा है, जो भी आप समझो, बाहर से जो चीज आप देख करके बता देंगे। पंखा चल रहा है, आपने बाहर से देख के बता दिया बेटा, उसे क्या बोलेंगे, मार्फोलॉजी या बाह्य आकार की बोलेंगे। लेकिन जो चीज आप बाहर से, अब आप ये बताओ, आप ये बताइए, क्या आपने किडनी को देखा है बाहर से? क्या अब आप बताओ, क्या आपने जाइलम फ्लोएम को देखा है क्या कभी? पौधों के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, आपने देखा है? नहीं देखा है? तो जब आप उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर घुसेंगे, जब आप उसका चीड़ा लगाएंगे, काटेंगे, माइक्रोस्कोप लगाएंगे, तब समझेंगे अरे यार किडनी तो यहाँ है, ब्रेक तो यहाँ है, हार्ट हृदय तो यहाँ है, लीवर यहाँ है, तब उसे बोलेंगे बेटा एनाटॉमी, तब उसे जानेंगे एनाटॉमी, उसे बोलेंगे एनाटॉमी। तो जब भी शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे उसे एनाटॉमी बोलेंगे, शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन बेटा करेंगे तो क्या बोलेंगे, मार्फोलॉजी बोलेंगे। ये दो चीज मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया है, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। बताओ भाई, हरित लवक बोल रहे हैं किस अवस्था में होता है बेटा? कभी सॉलिड हो ही नहीं सकता। अगर सॉलिड हो, क्लोरोप्लास्ट अगर सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड मतलब ये होता है बेटा कि हमेशा वो पौधों के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर रिएक्शन होती रहती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। आप ये नहीं बता सकते वो सॉलिड है या लिक्विड है, इसके बारे में कभी आप नहीं बता सकते हो सॉलिड या लिक्विड। हाँ ये बोल सकते हो उसका स्ट्रक्चर और आकार बदलता रहता है, ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है वो। ठीक है, ठीक है भाई, चलो भैया लोग पांडे, ठीक है। बताइए इतनी बात जो आज मैंने बताई आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटा? बता दो बेटा, आज जो हमने बताया आपको ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, क्या बोलेंगे? ये दो क्या बेटा, आकारिकी के अंतर्गत, आकार की बेटा क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसे बोलेंगे बेटा मॉर्फोलॉजी बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी बोला जाता है, या इसे बोलेंगे बेटा बाह्य आकारिकी बोला जाता है, बाह्य आकारिकी के नाम से जाना जाता है। पता भाई आज जो मैंने बताया बेटा, हार्ट ऐसे थोड़े ही निकाल लोगे कि ऐसे किसी का हार्ट निकाल के देख लो, पता चल जाएगा आपको, ना तो वो रहेगा ना तो आप हार्ट देख पाएंगे। अब ऐसा तो है ना कि आप गए किसी के पास, बोला कि मुझे आपका हार्ट देखना है, मुझे आपकी किडनी देखनी, कैसे देखोगे? आप कोई इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उसको चीड़ेंगे, उसको फाड़ेंगे, तब निकालेंगे ना। तो चीड़ फाड़ करना ही कहलाता है एनाटॉमी। लोग कहते हैं कि कोई आदमी मर गया है, मरने के बाद उसकी क्या की जाती है भैया? सर्जरी। सर्जरी मतलब क्या होता है? उसका पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम को ही बोलते हैं एनाटॉमी। क्योंकि जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो बॉडी को चीड़ते हैं, बॉडी को फाड़ते हैं, फाड़ने के बाद आप किसी का दिल निकालते हैं। जिंदा रहने पर आप किसी का दिल थोड़ी निकाल पाएंगे, निकाल के देख लेना कभी, अगर कभी मन करे तो निकाल के देख लेना आप जिंदा दिल किसी का, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक भाई, बोलो भैया, अगर आपको लगे कभी तो कर लेना। अब बताओ इतनी बात आपको बेटा समझ में आई कि नहीं, हमें ये बताइए बेटा। आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं, 5 क्वेश्चन जूलॉजी के बेटा। ऐसे ही लगातार मैं चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा, बिल्कुल विधिवत तरीके से, मजा आता चला जाएगा। कल बेटा मेरे साथ जरूर जुड़िएगा बेटा। मैंने पूरा नोट्स बनवाया, ऑफलाइन बैच है मैंने, जो इसमें यूपी कैडेट का जो ऑफलाइन बैच चल रहा है बेटा, यूपी कैडेट ICR BCU के लिए विधिवत तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ, विधिवत तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आपके साथ भी ऐसा होने वाला, केवल बस आप लोग बोर्ड का एग्जाम दीजिए, तो उसके बाद आप लोग कानपुर के लिए बिल्कुल यूपी कैडेट के बिल्कुल धुआंधार मेरे साथ जुड़ जाइए, पूरी तिवारी एग्रीकल्चर टीम के साथ। मजा आएगा, बिल्कुल मजा आने वाला है बेटा, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, बाकी हम लोग कल मिलेंगे, ठीक भाई। कल की क्लास हमारी होगी फिर से 7 बजे, 7 बज के लगभग कुछ मिनट पे, और कल मैं बॉटनी 11th का पार्ट पढ़ाऊंगा बिल्कुल धुआंधार तरीके से। कल भी मेरे साथ जुड़िए, आप लोग 11th 12th दोनों पढ़िए, मजा बिल्कुल आने वाला है, ठीक है भाई। आज की क्लास कैसी लगी बेटा? आप अपना कमेंट क्लास के बाद जरूर दीजिए, आप अपना रिव्यू जरूर दीजिए कि क्या क्या पढ़ाया जाए, कैसे कैसे पढ़ाया जाए, क्या चीजें आपको पढ़ाई जाए, बिल्कुल मजा आए, ठीक है। क्लास कैसी लगी बेटा मेरे बारे में जरूर बताइए, पूरी टीम के बारे में बताइए। आज की क्लास बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल पढ़ाई मन से करिए, अपने लिए नहीं पूरे भारत के लिए करिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव एरिया सबके लिए करिए।
ताकि आप पढ़ेंगे तो पूरा जान लो, एरिया समझेगा, सुधरेगा, आपके भाई बंधु जो आने वाले वो भी बिल्कुल काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो केवल ये आप अपने लिए मत पढ़िए, पूरे समाज के लिए पढ़िए, ये समझ लीजिए। ठीक है भाई, चलो भाई कल मिलते हैं बिल्कुल इसी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, गुड नाइट।